1990 के दशक का हरियाणा। एक तरफ तेजी से बढ़ती इंडस्ट्रीज और दूसरी तरफ मीलों तक फैला सन्नाटा। इसी सुनसान इलाके के बीचों बीच मौजूद था राघव मलिक का फार्म हाउस, एक ऐसी जगह जो बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटी हुई थी। राघव एक बेहद कामयाब और अमीर बिजनेसमैन था। दिल्ली की व्यस्त जिंदगी और करोड़ों के कारोबार के बीच उसके पास इस फार्म हाउस पर आने का वक्त बहुत कम ही होता था। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी को यूं ही लावारिस नहीं छोड़ा जा सकता था। इसकी जिम्मेदारी राजू के कंधों पर थी, जो पिछले 10 सालों से राघव का सबसे वफादार और भरोसेमंद आदमी बना हुआ था। सब कुछ सामान्य चल रहा था जब तक बिजली विभाग की एक चिट्ठी नहीं आई। चेतावनी साफ थी, रात 9 बजे से लेकर सुबह 3 बजे तक पूरा इलाका ब्लैकआउट में रहेगा। कोई रोशनी नहीं, कोई बैकअप नहीं। जब आप मीलों तक अकेले हों और चारों तरफ सिर्फ घना अंधेरा हो, तो सन्नाटे में गूंजने वाली हर हल्की सी आहट किसी खौफनाक कहानी जैसी लगने लगती है। रात के 9 बजते ही बिजली गुल हो गई। अजीब आवाजें, कदमों की आहट, और फिर राजू की आंखों के सामने वो मंजर आया जिसने उसे सुन कर दिया। अंधेरे में खड़ी एक बिना सिर वाली औरत का साया। घबराकर राजू ने राघव को बुलाया। जब राघव दिल्ली से वहां पहुंचा तो उसने अपने वफादार नौकर को गेट पर नहीं बल्कि तबेले के एक कोने में दहशत से कांपते हुए पाया। राघव को लगा कि ये सिर्फ राजू का वहम है, लेकिन जल्द ही उसे भी वही सब महसूस होने लगा। हॉल की खिड़की के बाहर से रहस्यमयी हंसी गूंजी और कांच टूटने की आवाज के साथ ही दरवाजे अपने आप बंद होने लगे। राघव के कमजोर दिल के लिए ये अंधेरा जानलेवा साबित हो सकता था। पहले से ही हार्ट पेशेंट होने की वजह से ये दहशत उसकी धड़कनों को किसी भी पल रोक सकती थी। डर के मारे राघव वहीं जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ा। ये कोई साधारण भूतिया घटना नहीं थी। यहाँ डर को एक सटीक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था, जो सीधे राघव के कमजोर दिल पर वार कर रहा था। रात के ठीक 3 बजे बिजली वापस आई। रोशनी होते ही राघव होश में आया। उसने फौरन एक चाकू उठाया और सामने खड़े उस अनजान साये की गर्दन पर रख दिया। जब वो साया पलटा तो वो उसका वफादार नौकर राजू था। राजू फोन पर अपनी मालकिन मोहिनी से बात कर रहा था, उसी मोहिनी से जिसने राजू के साथ मिलकर राघव के हार्ट अटैक से मरने की पूरी साजिश रची थी, ताकि राघव की मौत एक कुदरती हादसा लगे। मोहिनी ने राजू की 10 साल की वफादारी को एक सौदे में बदल दिया था। इस मर्डर के बदले राजू को राघव की करोड़ों की संपत्ति का 5% हिस्सा मिलने वाला था। राघव ने यहाँ एक मास्टर स्ट्रोक खेला। उसने राजू को डराने के बजाय उसे एक बड़ा लालच दिया। मोहिनी को खत्म करने के बदले सीधा 10% का ऑफर, 5% बनाम 10%। इंसानी लालच के सामने वफादारी की कोई बिसात नहीं थी। अब यहाँ भूत प्रेत का नाटक खत्म हो चुका था और गद्दारी का खूनी खेल शुरू हो गया था। 1.5 घंटे बाद मोहिनी फार्म हाउस पहुंची। उसे पूरा यकीन था कि राघव मर चुका है और वो अब इस साम्राज्य की अकेली मालकिन है। 10% के अंधे लालच में डूबे राजू ने आव देखा न ताव दरवाज़ा खुलते ही चाकू मोहिनी के सीने में उतार दिया। मोहिनी के गिरते ही राघव मुस्कुरा उठा। राघव ने मुस्कुराते हुए अपना आखिरी पत्ता खोला। उसने राजू को बताया कि वो 1 हफ्ते पहले ही इस फार्म हाउस का सौदा कर चुका है और सारे पैसे अपने पास रख लिए हैं। राजू ने जिस 10% हिस्से के लिए खून किया था, उसकी वैल्यू अब 0 थी। जिस फार्म हाउस का राघव मालिक ही नहीं रहा, उसका कोई भी हिस्सा राजू को मिल ही नहीं सकता था। बिना अपने हाथ गंदे किए राघव ने उन 2 गद्दारों को एक दूसरे के हाथों खत्म करवा दिया। असली खिलाड़ी अपनी जगह पर मजबूती से खड़ा रहा, जबकि मोहरे आपस में ही कटकर मिट गए। राजू को एहसास हुआ कि उसने महज एक झूठे लालच के लिए अपनी 10 साल की इज्जत और ज़मीर दोनों बेच दिए। अब वो एक बेघर कातिल के अलावा कुछ नहीं था। राघव ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो अपनी गाड़ी में बैठा और चुपचाप वापस दिल्ली लौट गया। समाज और पुलिस के सामने एक मनगढ़ंत कहानी आई कि राजू और मोहिनी के बीच कोई विवाद था, जिस वजह से ये मर्डर हुआ। राघव पूरी तरह बेदाग और पाक साफ बच निकला। इस अपराध बोध और धोखे के बोझ को राजू सह नहीं पाया और उसने खुद अपनी जान ले ली।
इंसान के मन का लालच किसी भी पिशाच से ज्यादा जानलेवा होता है। ये शक्कर की तरह मीठा जरूर लगता है, लेकिन अगर ये हद से ज्यादा बढ़ जाए तो इसका अंत सिर्फ और सिर्फ तबाही है।